नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो गाइस, तो यहाँ पर आप जितने लोग जुड़े हैं सबका स्वागत है, वेलकम है। जितने लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर ले फॉर फ्री PDF एंड फॉर एनी डाउट यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम। जल्दी से आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया गया है। और आप सभी को पता है कि मेरी अनअकैडमी पे भी डेली 3 क्लासेज चल रही हैं। तो अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है, अनअकैडमी पर अगर आप लोग अभी तक नहीं आए हैं, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, पढ़ाई के अलावा वहाँ पे कुछ और नहीं मिलता है। तो आप लोग जरूर अनअकैडमी पे आ जाओ, नीचे आपको लिंक दिया गया है मेरी क्लासेस का, तो वहाँ पर आप जाके मेरी क्लासेस देख सकते हो। और ये देख सकते हैं, ये अनअकैडमी का ऐप है, डाउनलोड करिए, मुझे सर्च करिए मृत्युंजय सवाल नाम से। यूपी पीसीएस कैटेगरी में टॉप 10 जो आपके टीचर्स हैं उसमें मेरी रैंकिंग जो आती है, तो आप लोग मुझे वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरा इन्वाइट कोड है डियर गुरुजी। अब इस कोड से क्या होगा, आप मेरी क्लासेस को तो अनलॉक करोगे, साथ ही साथ और भी जो एजुकेटर्स हैं, 50 से 60 एजुकेटर्स हैं, सबकी क्लासेस अनलॉक कर सकते हो। सबकी क्लासेस जो स्पेशल वाली है देख सकते हो। और अगर आप लोग मेरी प्लस वाली क्लासेस देखना चाहते हैं, जहाँ पर मैं बिल्कुल थ्योरी में और सब कुछ पढ़ाता हूँ, तो अगर आप लोग वहाँ ज्वाइन करना चाहते हो तो DRUG कोड है, इस कोड का यूज करके वहाँ पर आप लोग मुझसे ज्वाइन कर सकते हैं। 10% आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर फटाफट, जी हाँ जल्दी स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, आज का जो टॉपिक है इतिहास रहने वाला, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपसे सभी लोग यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। इतिहास का जो आरंभिक काल है निम्नलिखित में उसे क्या कहा जाता है? फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। दोस्तों याद रखिएगा, उसे पूरा पाषाण काल कहते हैं, ठीक है। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और यहाँ पर पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया, पूरा पाषाण काल, ये आरंभिक काल को ये काल कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आई होप सबको पता होगा। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो आपकी कहाँ पर अवस्थित हैं, किस राज्य में है? बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध, कहाँ की भाई? मध्य प्रदेश की ये है। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं जो है भोपाल के आसपास अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 3 के बारे में। पूछा गया कि किस काल या किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। कौन से काल या कौन से युग में पत्थर के, क्या पूछा गया भाई? पत्थर के औजार जो है सबसे पहले पाए गए थे। देखिए, पत्थर से अगर हम बात करते हैं तो पाषाण मतलब ही सबको पता होता है पत्थर होता है, लेकिन सबसे पहले जो है पूरा पाषाण में पाए गए थे। आरंभिक काल तो यही था ना, पूरा पाषाण। तो जितने लोग यहाँ पर पाषाण ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों याद रखिएगा, चौड़ी और सीधी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की जो गलियां थी वो आपकी चौड़ी थी और सीधी थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है कि ये जो सड़कें होती थी पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण की ओर समकोण पर काटती थी, ठीक है। जैसे ये होता है ना, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर समकोण पर काटती थी। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए सर। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता जो है अपने नगर नियोजन के लिए फेमस है? तो दोस्तों याद रखिए, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता ही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता ही था भाई नगर नियोजन को माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा नामक, अगर हड़प्पा की अगर हम बात करते हैं, देखिए हड़प्पा काफ़ी लोग पेपर में आते हो, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो पुरास्थल सर्वोत्तम ज्ञात होने का इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, सिंधु घाटी हो गया, सब कुछ धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 है। बिल्कुल सभी लोग कहते हैं जीके की तैयारी अच्छे से नहीं, जीके की तैयारी मैं इस बार ऐसी करवा रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे नंबर जो है गेन करके आओगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो खंडहर हैं निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो यहाँ पर रावी, व्यास, झेलम दिया गया है। जबकि यहाँ पर हड़प्पा की अगर हम बात करते हैं तो हड़प्पा जो है रावी नदी, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है क्योंकि हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे अवस्थित है और मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करते हैं तो वो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। बट यहाँ पर रावी जवाब दिया गया तो याद रख लीजिएगा। बट यहाँ पर अगर पेपर में आता है तो ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो जो खंडहर है वो आपके सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित था? और बिल्कुल सही बात है सर, मोहनजोदड़ो। अभी मैंने थोड़ी देर इसकी जस्ट पहले देखिए बता दिया ना कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा सर, सिंधु नदी मोहनजोदड़ो। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन दोनों वाला। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन
कौन सी है? फटाफट जवाब देंगे सभी लोग। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है कौन सी थी? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है अभी तक ज्ञात नहीं हो पाई है, अज्ञात लिपि इसको बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी एक चीज़ और पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से कि इसमें लिपि में क्या क्या मिला था, तो 64 मूल चिन्ह मिले थे, 250 से 400 तक अक्षर थे, सेल घड़ी की आयताकार मोहरें थी, बहुत सारे से मिले थे, लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसी वजह से इसको अज्ञात बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था वो क्या था? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था वो था रेगिस्तान का टीला या मृतकों का टीला। दोनों में लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ए और सी के जवाब आ रहे हैं, बट मृतकों का टीला जो करेक्ट हो जाएगा। जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए मोहनजोदड़ो यहाँ पर आया है, तो इसके खोजकर्ता और कब खोज हुई थी ये पूछा जाता है। तो इसकी खोज हुई थी 1922 ईस्वी में। किसने खोज की थी भाई? रखालदास बनर्जी ने। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा, मृतकों का टीला माउंट ऑफ डेथ। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? भाई मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करते हैं, सबसे बड़े भवन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर विशाल स्नानागार, धान्यागार, सस्तंभ हॉल या 2 मंजिला मकान, इन चारों में जो सबसे बड़ा है आपका हो जाएगा धान्यागार। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहनजोदड़ो का जो धान्यागार था वो 45 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा था और वहाँ का सबसे बड़ा भवन था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जबकि जो लोग विशाल स्नानागार जवाब बार बार दे रहे हैं ये आपका 11x7 का ही था। अब बताओ सर 11x7 बड़ा होता है या 45x आपका 22 बड़ा होता है? खुद ही बताओ सर। तो धान्यागार सबसे बड़ा था। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? इसके पहले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। अभी कहाँ पे बताया था विशाल स्नानागार? बिल्कुल सही बात है भाई, विशाल स्नानागार जो है, देखो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार, स्तंभ हाल, 2 मंजिला मकान ये सब मिले थे ना, तो यहाँ पर विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ अगर पूछा जाता है तो ये आपका मोहनजोदड़ो में मिला था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? बताइए सर। नटराज, बुद्ध, नृत्य करती हुई बालिका या नरसिम्हा? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो साथियों याद रखिएगा सिंधु घाटी लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर जो हो जाएगा करेक्ट आंसर नृत्य करती हुई बालिका। नटराज नहीं होगा दोस्तों, नृत्य करती हुई बालिका जो है ये कांसे की निर्मित मूर्तियाँ थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है देवी माता का पूजा संबंधित थी। बताइए सर, देवी माता का पूजा जो है किनकी सभ्यता से संबंधित था? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू। देखिए कभी कभी देवी माता या मातृ देवी अगर आपके पेपर में दी जाए तो सेम चीज़ होता है। और ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है पूजा करते थे मातृ देवी की पूजा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा है? फटाफट यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन यानी कि बंदरगाह है वो आपका कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लोथल। जितने लोगों ने लोथल जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोथल कभी पूछा था कहाँ पे स्थित है? तो लोथल दोस्तों गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है, लोथल नामक स्थान निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था? बताइए सर। लोथल नामक स्थान जो है, अभी मैंने आपको बताया सर लोथल जो है गुजरात जिले में भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लोथल नामक स्थान जो है किसका जहाजी माल घाट था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का। देखो पिछले क्वेश्चन से क्लियर करो, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर क्वेश्चन उल्टा करके दे दिया गया कि लोथल नामक नगर। तो यहाँ पर सिंधु घाटी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के एक बंदरगाह शहर माना जाता है? बताइए सर। 16 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो यहाँ पर भी वही सेम क्वेश्चन हो जाएगा लोथल। सेम क्वेश्चन बार बार एक ही तरह का, बस क्वेश्चन का मॉड्यूल जो है चेंज करके दिया जा रहा है और कुछ सब कुछ सेम है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। भाई सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा है वो किसके लिए फेमस है? तो याद रखिए दोस्तों कालीबंगा जो है मिट्टी के पात्र। जी है दोस्तों, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं मिट्टी के पात्र इसके लिए फेमस है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फटाफट यहाँ पर सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने का प्रयास करेंगे। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? बताइए सर। सिंधु अर्थव्यवस्था जो है उसकी ताकत क्या थी? दोस्तों याद रखिएगा सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी व्यापार। क्या थी भैया? व्यापार था। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल
करेक्ट हो जाएंगे। व्यापार था, नगरीय सभ्यता था और व्यापार प्रधान था, इसी वजह से ताकत जो है व्यापार ही माना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जा गई थी? बताइए सर, सोना, चांदी, तांबा या लोहा? हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सभ्यता की बात हो रही है। तो हड़प्पा सभ्यता को आप सभी को पता है कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। क्या बोला था भाई? कांस्य युगीन सभ्यता बोला जाता है। यहाँ पर तांबा हो गया, कांसा हो गया, सोना हो गया, ये सब मिले थे। लेकिन लोहा की अगर हम बात करते हैं, लोहा जो है यहाँ पर नहीं मिला था। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। लौह युग की अगर हम बात करते हैं तो लौह युग का आरंभ जो है उत्तर वैदिक काल से हुआ था, लगभग 1000 ईसा पूर्व हुआ था, हड़प्पा सभ्यता से नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। सोर्तगुई यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में? बताइए। सोर्तगुई, सिंधु घाटी सभ्यता को सोर्तगुई भी बोला जाता है। देख लीजिए, अगर मान लीजिए पेपर में ये आपका ये ना दिया जाए सिंधु घाटी सभ्यता, सिर्फ सोर्तगुई बोला जाए, तो सोर्तगुई या मुंडीगाक ये जो पुरास्थल हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता से ही पुरास्थल संबंधित है। और ये जो है कौन से देश में? भाई सोर्तगुई की अगर हम बात करते हैं, सोर्तगुई की बात करते हैं तो ये अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अफगानिस्तान यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है भाई, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। जो वैदिक आर्य थे उनका प्रमुख भोजन क्या था? जौ, चावल, दूध, इसके उत्पाद, या चावल और दाल? तो इसको याद रखिएगा, जो वैदिक आर्य थे उनके जो मुख्य भोजन थे वो थे आपके दूध और इसके उत्पाद। ठीक है, तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, दूध और इसके उत्पाद, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऋग्वेद में भी आपको बताया गया कि दूध में जौ डालकर क्षीर पकाना और दही बनने वाले पनीर का उल्लेख जो है आपको ऋग्वेद में देखने को मिल जाएंगे, कभी कभी पेपर में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से एक था? बताइए सर, सबसे पहले मनुष्य द्वारा प्रयोग होने वाला एक था। तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले जौ, जिसको यव भी बोला जाता है, ऋग्वेद में इसका जो लेख देखने को मिल जाएगा, सबसे पुराना वेद। तो अन्न द्वारा सबसे पहले इस जो है क्या बोलते हैं, अन्न का प्रयोग सबसे पहले दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? बताइए सर, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग जो है पहले किया गया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, चांदी, लोहा, सोना और तांबा में तांबा की, जी हाँ दोस्तों, ऋग्वैदिक जो लोग थे सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया था उन्होंने। और ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। इसी वजह से कुछ विद्वान इसको तांबा मानते हैं, कुछ लोग कांसा मानते हैं। इसी वजह से यहाँ पर तांबा जो है लोग मानते हुए आ रहे हैं, इसके साक्ष्य ही देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? बताइए सर, वेद शब्द का जो अर्थ है क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर दिया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा, वेद शब्द का मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है भाई? ज्ञान होता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा गया है? तो साथियों याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन 3 वेदों को संयुक्त रूप से क्या कहा गया भाई? वेद त्रयी कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु का आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। आर्य सभ्यता में यहाँ पर पूछा गया है, तो पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, पहले ब्रह्मचर्य जीवन होता था, फिर गृहस्थ जीवन होता था, फिर वानप्रस्थ होता था, फिर संन्यास होता था। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया, देखो ब्रह्मचर्य जीवन मतलब 100 वर्ष माना, जो हिंदू धर्म है आर्य सभ्यता है उसमें 100 वर्ष माना गया है, और 25 वर्ष की अवस्था में इसको तोड़ा गया है। 25 वर्ष स्टार्टिंग से, 25 वर्ष ब्रह्मचर्य अवस्था, फिर गृहस्थ अवस्था, फिर आपका यहाँ पर वानप्रस्थ अवस्था, और लास्ट का जो अवस्था होती है 25 साल, वो आपकी क्या बोलते हैं, संन्यास अवस्था हो जाता है। ये चारों आश्रम माने जाते थे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि? बताइए सर, जो आर्य हैं वो आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे, क्योंकि मेन रीजन इसका क्या था भाई? उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि आरंभिक वैद काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पर? शिक्षा पर, व्यवसाय पर, जन्म पर या प्रतिभा पर? तो सबको पता है भाई, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो वर्ण व्यवस्था जो है पहले जो आरंभिक वैद काल था, वैदिक काल था, उसमें जो आपका व्यवसाय होता था, व्यवसाय के ऊपर जो है वर्ण व्यवस्था को बांटा जाता था। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा।
ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे, या इस तथ्य से पुष्ट होता है कि, बताइए सर, पशुचारी लोग क्यों माना जाता है उनको? तो दोस्तों याद रखिएगा, ऋग्वैदिक काल में सबसे ज़्यादा उल्लेख जो है गाय का मिलता है, तो इसलिए ये भी हो सकता है। और अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे, और पुरोहितों द्वारा दिया जाने जो उपहार था वो भी गाय था, ना कि जमीन था। तो यहाँ पर देखा है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, उपयुक्त सभी, ये यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? बताइए सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन जो है कौन था? तो याद रखिए दोस्तों, मैक्स मूलर। जी हाँ दोस्तों, मैक्स मूलर जो है आर्यों को एक जाति कहने वाले पहले यूरोपियन थे। और ये बेसिकली जो है मूलर ने कहा था कि पामीर के पठार से ही इंडो ईरानी जाति में पूर्व में पंजाब तथा पश्चिम में मेसोपोटामिया की ओर गई है। तो मैक्स मूलर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले यूरोपियन थे जिन्होंने आर्यों को एक जाति कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लीजिएगा, स्टार कर लीजिएगा, मे भी पेपर में आपके आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। आर्यन, भाई मेरा नाम नहीं है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती बताइए सर कहाँ पर है? दोस्तों याद रखिएगा, सप्त सिंधु। याद रखिएगा, जो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सप्त सिंधु हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर सप्त सिंधु जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार या मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? बताइए सर, समिति, गढ़, सभा या विधाता? 12 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपकी समिति थी, ठीक है, अगर हम समिति की बात करते हैं तो ये जो है जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव के रूप में शामिल होती थी। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है? राज्याभिषेक समारोह का विवरण जो है किस में किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ये जो है बेसिकली ऐत्रेय ब्राह्मण में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐत्रेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक समारोह का जो विवरण है आपका किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? बताइए सर, जो वैदिक युग में राजा अपनी जनता से कर वसूल करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? 14 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। दोस्तों याद रखिएगा, वैदिक युग में जो राजा अपनी जनता से कर वसूल करते थे उनको क्या बोलते थे भाई? उनको बलि बोलते थे, ठीक है। बलि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भाग दुग कहलाता था, और जो उसको संभाल के रखता था वो कोषाध्यक्ष उस समय भी कहलाता था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये तो सबको पता होगा भाई, गायत्री मंत्र जो है बेसिकली कहाँ से लिया गया है? तो बिल्कुल सही बात है सर, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल से लिया गया है। यह मंत्र जो है किसको समर्पित है? कई बार ये भी पूछा जाता है। तो गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्णित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? बताइए सर, सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सत्यमेव जयते जो है आपका मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों? आपका मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विदुषी मतलब विद्वान का महिला रूप होता है, स्त्रीलिंग होता है विदुषी। तो कौन सी विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो गार्गी, बिल्कुल सही बात है सर, गार्गी द्वारा चुनौती दिया गया था। और याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख जो है कभी कभी पूछा जाता है कि कौन से उपनिषद में मिलता है। तो एक उपनिषद है बृहदारण्यक को उपनिषद, उसमें मिलता है। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? बताइए सर, प्राचीन भारत में किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता था? तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा गंधर्व विवाह, ठीक है। गंधर्व विवाह जो है इसको विधि सम्मत नहीं माना जाता था। 8-9 तरीके के विवाह होते थे, असुर विवाह, राक्षस विवाह, प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, पैशाच विवाह, गंधर्व विवाह। यहाँ पर जो गंधर्व विवाह है वो जो है विधि सम्मत नहीं माना जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? बताइए सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म से ये क्वेश्चन पूछा गया है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान जो है किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अशोक मौर्य का रुम्मनिदेयी स्तंभ। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर काफ़ी लोग मूर्ति, पीपल विच, बौद्ध मठ जवाब दे रहे हैं, बट ये नहीं होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर जो इसका ए दिया गया है, अशोक का रुम्मनिदेयी लघु स्तंभ, लेख से पता चलता है कि अशोक
अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष जो है लुम्बिनी ग्राम में गए थे। उन्होंने वहाँ पर पत्थर की दीवार बनाई और शिला स्तंभ खड़ा किया और भगवान बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व वहीं पर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, बुद्ध जो है किस वंश किस क्लैन से संबंधित थे, बताइए सर। जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों याद रखिएगा, बुद्ध जो है आपके शाक्य, किससे संबंधित दोस्तों, आपके शाक्य से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद, देखिए प्रथम बौद्ध परिषद होती है, बौद्ध परिषद सबके बारे में पता चलेगा। तो आपको बताना है प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो याद रखिए दोस्तों, प्रथम बौद्ध परिषद जो है आपका राजगृह में हुआ था, ठीक है, राजगृह में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन बताइए किसने किया था। 5वीं बौद्ध परिषद का जो आयोजन है किसने किया था? जवाब सभी लोग देते हुए चलेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, 5वीं जो बौद्ध परिषद था उसका आयोजन यहाँ पर हम बात करते हैं राजा मिंडन के संरक्षण में हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कुछ आपके वैसे कुछ दिए नहीं गए हैं, म्यांमार में हुआ था, बट यहाँ पर ना तो अशोक होगा, ना तो हर्ष होगा, ना तो कनिष्क होगा, ना तो बिंदुसार होगा। तो इसको हटाई दो, इस क्वेश्चन को स्टार कर लो। याद रखिएगा दोस्तों, इसका जो आयोजन जो है राजा मिंडन, ठीक है, उनके संरक्षण में हुआ था। तो ये तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध का अर्थ क्या होता है, बताइए सर। बुद्ध का जो अर्थ है आपका क्या होता है? सभी को बताया ना, 6 वर्षों की साधना के बाद 35 वर्ष की अवस्था में पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को किसकी प्राप्ति हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद से इनका नाम बुद्ध पड़ा था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज्ञान प्राप्ति। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी को बौद्ध साहित्य की पहचान करना है। तो यहाँ पर याद रखिएगा त्रिपटक, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया त्रिपटक, ये जो है बौद्ध साहित्य है। त्रिपटक में आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये कौन कौन से वर्गों को अपने साथ जोड़ा था? तो याद रखिए दोस्तों, स्त्रियों को जोड़ा था और शूद्रों को, ठीक है, इन 2 वर्गों को अपने साथ जोड़ करके एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था? बताइए सर, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पे दिया था? सबको पता है वाराणसी में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में, वाराणसी के सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं, पहला उपदेश, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है बौद्ध धर्म निम्नलिखित में से किन मतों पर विश्वास करता है? बताइए सर, बौद्ध धर्म जो है किन मतों पर विश्वास करता है? पहला कह रहा है दुनिया दुखों से भरी है, बिल्कुल सही बात है। लोगों का दुख उनकी इच्छाओं के कारण होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन चौथा ऑप्शन देखिए, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा है, उन्होंने ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नहीं स्वीकारा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी दिया गया है, ए बी सी। बौद्ध धर्म जो है अनीश्वरवादी और अनात्मावादी, यानी कि आत्मा को नहीं मानता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 10 है, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। धातु से बने सिक्के सबसे पहले किसके काल में प्रकट हुए थे? तो दोस्तों याद रखिएगा बुद्ध के काल में, ठीक है, बुद्ध के काल में जो सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध के काल में जो सिक्के हुए थे उनको पंचमार्क या आहत कहा जाता था, ठीक है, आहत या आहत बोलते हैं इसको, आहत या पंचमार्क बोला जाता था बुद्ध काल में जो सिक्के हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? बताइए सर, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना जो है किसमें की गई थी? तो याद रखिएगा पाली में। पहले तो पाली भाषा चलती थी ना, तो यहाँ पर पाली पाठ, ऑप्शन नंबर जो इसका बी दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग। आरंभ बौद्ध साहित्य जो है किस भाषा में रचे गए थे? आरंभ बौद्ध साहित्य जो है आपके किस भाषा में रचे गए थे? तो साथियों याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो पाली। यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? बताइए सर, सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ कौन सा है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 30 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वामसाथ पाकसिनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है वामसाथ पाकसिनी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है?
बताइए सर। बौद्ध के संदर्भ में जो बुल का संबंध, देखिए बुल मतलब साढ़ होता है, साढ़ का जो संबंध है याद रखिएगा बुद्ध के जन्म से है। घोड़ा का संबंध गृह त्याग से है, कभी कभी पूछा था। पीपल का संबंध उनके बोधि वृक्ष यानी कि उनके ज्ञान से है। और पद चिन्ह का संबंध जो है निर्वाण से है। और स्तूप का जो संबंध उनके मृत्यु से है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। बताइए सर। बुद्ध को जो प्रबोध है यानी कि ज्ञान जो है कहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो प्रबोध जो है दोस्तों याद रखिएगा बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि भैया बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते थे। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते थे दोस्तों याद रखिएगा त्रिरत्न। ठीक है, त्रिरत्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्धा शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि और संघ शरणम गच्छामि। आपने ये पढ़ रखा होगा ना। तो ये जो है 3 रत्न कहलाते थे बुद्ध के। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। इच्छा सब कष्टों का निवारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है। इच्छा जो है सब कष्टों का निवारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म जो है कौन सा है। तो याद रखिए दोस्तों बौद्ध धर्म। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। सभी लोग इसका जवाब जो है देते हुए चलेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा स्तूप। बिल्कुल सही बात है। स्तूप जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। बताइए सर। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो है बुद्ध का समकालीन था। तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बुद्ध का समकालीन देखो यहाँ पर बिंबिसार भी था। देखो बिंबिसार भी था और अजातशत्रु भी था। ठीक है, दोनों याद रखिएगा बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों थे। महापद्मनंद और उदयन नहीं थे। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन मतलब कूट देना चाहिए था बट कोई बात नहीं, याद रखिएगा अजातशत्रु भी थे और बिंबिसार भी थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बुद्ध की मृत्यु जो है किस वर्ष हुई थी। बताइए सर। बुद्ध के जन्म के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। अब बुद्ध की मृत्यु बतानी है और जवाब यहाँ पर सभी लोग देते हुए चलेंगे। तो 80 साल की अवस्था में 563 में तो जन्म हुआ था, 483 ईसा पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया, पावापुरी। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। देखो सारनाथ में पहला भाषण दिया था, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पर हम बात करते हैं पावापुरी के बारे में। तो पावापुरी जो है यहाँ पर महावीर स्वामी जी की जो मृत्यु हुई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे। बताइए सर। किस युग में क्षत्रिय जो है एक विशिष्ट पहचान रखते थे। यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर जो बुद्ध का युग था, बुद्ध के युग में जो क्षत्रिय थे एक विशिष्ट पहचान रखते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि इनके काल में ज़्यादातर जो आपके शासक थे वो क्षत्रिय कुल से ही संबंधित थे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। महावीर कौन थे। बताइए सर। 23 नंबर क्वेश्चन है महावीर जो है कौन थे। तो महावीर की अगर हम बात करते हैं, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। सबको पता है भाई 24वें तीर्थकर कौन थे भाई, जैन धर्म के यही थे। 23वें तीर्थकर आपके पार्श्वनाथ जी थे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो याद रखिएगा भारत में दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक आपके महावीर स्वामी जी है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। जैन धर्म का पहला तीर्थकर जो है किसे माना जाता है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। जैन धर्म का पहला तीर्थकर किसको माना जाता है। तो याद रखिए दोस्तों पहला तीर्थकर जो है आपके पार्श्वनाथ जी थे। ठीक है, पार्श्वनाथ जितने पहला तीर्थकर पूछा गया ना, माफ़ कीजिएगा, पार्श्वनाथ तो 23वें थे। यहाँ पर पहले ऋषभ देव, बिल्कुल सही बात है, गलती से हो गई मिस्टेक भाई। ऋषभ देव जो है पहले तीर्थकर थे। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 26। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण जो है कहाँ पर प्राप्त किया था। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना महावीर स्वामी जी की जो मृत्यु है कहाँ पर हुई थी। तो बताइए सर। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे और बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सर। महाजनपद मल्ल की राजधानी ये थी पावापुरी। पावापुरी में जो इनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण जो यहीं पर प्राप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि जैन साहित्य को क्या कहते हैं। बताइए सर। जो जैन साहित्य है इसको क्या कहा जाता है। तो भाई त्रिपिटक अंग, आर्य सूत्र या वेद या आपका अंग। तो दोस्तों याद रखिएगा जैन साहित्य को
आगम सिद्धांत या अंग कहा जाता है। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और अन्य योग सूत्र आते हैं। और इन बौद्ध साहित्य को जो है जैन साहित्य को अंग कहा जाता है, और अगर बौद्ध साहित्य आता है तो उनको त्रिपटक बोला जाता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, त्रिपटक बौद्ध को, अंग जैन को। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर कह रहा है कि प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। बताइए सर, 28 नंबर क्वेश्चन है, जवाब देते हुए चलेंगे। तो याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था ना। तो यहाँ पर देखिए अशोक ने तो अपनाया था, लेकिन अपने जीवन के अंतिम दिनों में दोस्तों जैन धर्म ने अपनाया था। सॉरी, क्या बोलते हैं, जैन धर्म। अशोक ने तो बौद्ध धर्म अपनाया था, समुद्रगुप्त बिंदुसार भी जो है बुद्ध धर्म से संबंधित है। लेकिन अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त के बारे में, तो इन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म जो है अपना लिया था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर अवस्थित है। फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है कहाँ पर अवस्थित है। 29 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट जवाब देते हुए चलेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, श्रावण बेलगोला, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जितने भी लोग यहाँ पर श्रावण बेलगोला जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई अगला क्वेश्चन। तो ये रहे आज के कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जो बताइएगा। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको पीडीएफ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो देखने को मिल जाएंगी। तो फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। स्टार्ट तो बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।